जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BANS 184 यानी सार्वजनिक और स्वास्थ्य महामारी जो आपका सब्जेक्ट है उसके बारे में। उसका एग्ज़ाम काफ़ी करीब है, तो इस वजह से यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज़ में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हर एक वीडियो में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके गेस्ट पेपर में है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 2 से 3 गेस्ट पेपर लगाने वाले हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर बता दूं मैं आपको, गेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गेस्ट पेपर देखा जाए उसका आधार जो होता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और असाइनमेंट्स होता है। यानी जो असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके रिपीट होते क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको काट छाँट करके उन्हें निकाल कर वहाँ से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को गेस्ट पेपर में सुझाया जाता है कि उन्हें एक तरीके से पूर्वानुमान लगाया जाता है कि ये गेस्ट पेपर है, यानी आपके आने वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके का होगा। हो सकता है उसमें से जो 10 क्वेश्चन दिए गए हैं 10 में से 8 क्वेश्चन आपके एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर में मिल जाएं, इसकी बहुत संभावनाएं आती है। और असाइनमेंट और गेस्ट पेपर से जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, देखेंगे अगर ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो अगली वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी कोशिश करेंगे कि पूरा गेस्ट पेपर एक वीडियो में तो हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं आपको 2 वीडियो में दूं, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपको भी प्रॉब्लम होती है, नहीं देख पाते, बोरिंग थोड़ी फील होता है। इस वजह से हम 5-5 क्वेश्चन कर कर एक गेस्ट पेपर को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से 3-4 वीडियो आएंगे। यानी दो तो कंफर्म है गेस्ट पेपर, 2 से 3 गेस्ट पेपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत क्या हैं। ठीक है, 1 मिनट। चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत कौन कौन से, यानी कौन कौन से सिद्धांत ऐसे हैं जो हमारी स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है आंसर में व्यायाम। प्रत्येक आयाम के स्त्री पुरुष और नित्य नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए। यानी हर एक व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए, बालक हो, वृद्ध हो, युवा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, रोगी हो या निरोगी हो, यानी बीमार हो या बिना सही मतलब तंदुरुस्त, सभी को व्यायाम करना ज़रूरी है। सब व्यायाम करने के अधिकारी हैं। गर्भवती स्त्री भी व्यायाम कर सकती है। विभिन्न परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के व्यायाम किए जा सकते हैं। अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग जगह पर हर तरह के व्यायाम अवेलेबल हैं। अलग अलग तरह के व्यायाम हैं जो व्यक्ति आसानी से कर सकता है। विभिन्न प्रकार के व्यायामों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए व्यायाम संबंधी श्रेष्ठ साहित्य का अध्ययन करना ज़रूरी है चाहिए, और लोगों को चाहिए कि वो इसका अध्ययन करें। लोग अत्यंत कमज़ोर तथा रोगी हों उनके लिए व्यायाम, जो लोग ज़्यादा कमज़ोर हों, ज़्यादा रोगी हों, उनके लिए व्यायाम वर्जित है, उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय के पहले, यानी सूर्य के उगने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले ही हरी घास पर नंगी पांव टहलना सर्वोत्तम होता है। ये काफ़ी बार आपने सुना भी होगा। ये आँखों की साइड को बढ़ाने के लिए, आई साइड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट व्यायाम है। ठीक है, इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका जो आँखों की रोशनी है उसमें भी काफ़ी वृद्धि होती है अच्छे से, और मजबूत होती है आपकी जो आई साइड है। ठीक है, ये सभी आयु के स्त्री पुरुषों के लिए हितकर है, यानी सभी आयु के, बच्चा हो, बूढ़ा हो, युवा हो, ठीक है, हर एक एज के व्यक्ति के लिए ये बहुत ही अच्छा है। कुश्ती, दंड बैठक, मुगदर घुमाना, दौड़ लगाना, खुली जगह में टहलना, पानी में तैरना, फुटबॉल, टेनिस आदि खेल, सभी कार्य जो है व्यायाम की श्रेणी में ही आते हैं। यानी हर तरीके के जो फिज़िकल खेल हैं वो भी व्यायाम की श्रेणी में आते हैं, जिनसे आपकी एक्सरसाइज होती है। इसमें से अपने लिए जो अनुकूल आपको लगता है वो आपको करना चाहिए। साथ ही भोजन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक अथवा अमीरी भोजन की आवश्यकता नहीं होती। यानी देखिए, जो स्वस्थ शरीर को अगर रखना है यार, अगर हमें लगता है कि एक बेहतर
स्वास्थ्य के लिए हमें एक ऐसा भोजन चाहिए जिसमें हमें अमीर होना चाहिए, तभी हम महंगी चीज़ों को, एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीद पाएंगे और उनसे पौष्टिक ले पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल लाइफ में जो सस्ती चीज़ें होती हैं, जो हरी भरी सब्जियां, फल फ्रूट्स होते हैं, वो बेसिक चीज़ें होती हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं होती। उन्हीं से आप अपने पौष्टिक जो प्रोटीन के एसेंशियल्स हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है, सच पूछे जाए तो पौष्टिक तथा अमीरी भोजन गरिष्ठ है, जो देर में पचता है तथा गरीब शरीर में केवल चर्बी की वृद्धि करता है। यानी जो अमीरी भोजन, एक तरीके से अमीरी भोजन से मतलब है यहाँ पर फास्ट फूड या जो चीज़ें महंगी आती हैं, महंगी चीज़ें आती हैं, जो महंगी डिशेज़ होती हैं, वो जटिल प्रक्रिया से होकर बनती हैं और उनको पचाने में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और बहुत सी बार उसमें जो चर्बी की मात्रा इतनी होती है कि आपको मोटापा बढ़ाने पर वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डालती हैं, आपके मोटापे को बढ़ा देती हैं। भोजन वही उत्तम माना जाता है जो रुचिकर हो, हल्का हो और पचाने में सुपाच्य हो, यानी कि पचाने में आसान हो, पचने में आसान हो। भोजन को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। लाल मिर्च, तेल, गुड़, खटाई तथा गर्म मसाले स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, तो इनसे चीज़ों से बचना चाहिए। अतः इनका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। यदि इनका सेवन बिल्कुल ही न की जाए तो सर्वोत्तम है। बाकी अगर किसी को करना है तो कम से कम इनका कोशिश करे कि इन्हें ग्रहण करे। खान पान तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिए अन्य नियमों में त्रुटि आने पर ही शरीर में रोगों का जन्म होता है। यानी जब खान पान में और स्वास्थ्य रक्षा से संबंधित जो नियम हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि व्यायाम करना चाहिए, हल्का भोजन खाना चाहिए, तो इस तरीके के नियम है। अगर इनको कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति तोड़ता है तो ऐसे में उसके शरीर में रोग का उत्पन्न होना संभावित सी बात है। ठीक है, संभावित सी बात है। यदि स्वास्थ्य रक्षा संबंधी सभी नियमों का यथाविधि पालन किया जाए तो कभी बीमार न होने वाली स्थिति उत्पन्न होगी, कभी बीमार होने के अवसर ही उपस्थित न होंगे। स्वास्थ्य रक्षा भी एक बड़ा तथा गहन विषय है और ये सब वही चीज़ें हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है स्नान। स्नान भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। डेली लोगों को नहाना चाहिए क्योंकि उससे एक अलग स्फूर्ति उसके मन में, उसके शरीर में पैदा होती है। जो व्यक्ति डेली नहाते हैं, जो व्यक्ति डेली टाइम टू टाइम स्नान करते हैं, कहीं ना कहीं सफाई रखते हैं, स्वच्छता रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनके डेली जीवन को, जो डेली लाइफ है उनकी, उसको काफ़ी बहुत बड़ी स्तर पर प्रभाव करते हैं। नित्य प्रातःकाल शौच दंत धावन के बाद स्नान करना जरूरी है। गर्मी के दिनों में प्रातः शाम दोनों, सुबह और शाम दोनों नहाना चाहिए। स्नान करने से शरीर की जो त्वचा है उसके छिद्र जो होते हैं, रोम छिद्र जिन्हें बोलते हैं, वो खुल जाते हैं, जिससे शुद्ध वायु का शरीर में भरपूर प्रवेश होता है और भीतर की जो गंदगी है वो भी आसानी से बाहर निकल जाती है। यदि प्रत्येक ऋतु में हर एक मौसम में प्राय सुबह और शाम दोनों समय नहाना जाए तो ये बहुत अच्छा है। बाकी अगर सर्दियों के मौसम में कुछ लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं एक टाइम, और एक टाइम तो नहाना ही नहाना पड़ेगा। ठीक है, स्नान भोजन से पहले ही करना चाहिए हमेशा। यदि किसी कारणवश कभी ऐसा संभव न हो तो भोजन करने के लगभग कम से कम 1 घंटा, ध्यान रखें कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद ही स्नान करें। भोजन करने के तुरंत बाद स्नान करना वर्जित है, बैन है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर सकता है आपके शरीर में। क्योंकि देखिए, जो हम खाना खाते हैं वो गर्म होता है और फिर एकदम ऊपर से हम पानी डाल दें तो शरीर पर, तो ऐसे में ठंडा गर्म मिलने के बाद स्थिति खराब हो सकती है। हो सकता है आपको जुकाम हो जाए, हो सकता है कोई और स्थिति पैदा हो जाए। दुर्लभ रोगी, वात व्याधि तथा हृदय रोग से पीड़ित मनुष्यों को गर्म पानी से नहाना चाहिए और कमज़ोर लोगों को दिन में केवल 1 ही बार स्नान करना चाहिए। ये कुछ नियम है इसके। भोजन के साथ यदि पानी न पिया जाए तो सर्वोत्तम है। भोजन करने के कम से कम 1 घंटे पहले, 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। यदि ठंडे पानी की जगह कुछ गुनगुना पानी पिया जाए तो ये अति उत्तम है। भोजन करके, ये सभी पॉइंट्स हैं, देखिए ये सभी क्या हैं, सिद्धांत हैं आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जो स्वास्थ्य के है उसकी रक्षा के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सभी आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, स्वच्छता से क्या क्या परिवर्तित होता है? यदि कोई व्यक्ति स्वच्छता को अपनाता है तो उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, क्या क्या मूलभूत परिवर्तन देखने को हमें मिल सकते हैं, तो वो हैं। हालांकि इसके बारे में आप खुद भी जितना चाहें लिख सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
लेकिन फिर भी आपको एक थोड़ा सा नज़रिया आपका पता चले, आपको बहुत सारे जो थॉट्स हैं वो मिल जाएंगे जब आप इसको देखोगे। देखिए, सबसे पहले लोगों की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन आता है। सुरक्षा व सलामती के विचार में से सामान्यतः लोग परंपरागत विचारधारा से संलग्न रहते हैं। स्वच्छता व शौचालय से रूढ़िगत विचारों में परिवर्तन प्राप्त हुआ है। अपने घरों में लोग अब स्वच्छता व शौचालय के आग्रही बने हैं। सार्वजनिक शौचालय के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है और स्वच्छता व शौचालय खर्चीला होने पर भी उसे प्रतिष्ठा का माध्यम माना गया है। अतः शौचालय व स्वच्छता की स्थिति में विचारों में परिवर्तन होता है। यानी विचारों में परिवर्तन, देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको देखेगा कि एक व्यक्ति जो स्वच्छ है, यानी आप यहाँ पर एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। आप कहीं पर खाना खाने गए और वहाँ पर आपने देखा 2 रेस्टोरेंट हैं आमने सामने या आसपास दोनों, लेकिन एक में तो स्वच्छता का नामो निशान नहीं है। जो व्यक्ति खाना बना रहा है वो भी ऐसे ही गंदे संदे कपड़े पहने हुआ है और उसके हाथ जो है वो गंदे हैं और गर्मी में पसीने उसके निकल रहे हैं। पसीना जो खाना बना रहा है उसके हाथ पर भी आ रहे हैं, उन्हीं हाथों से वो खाना बना रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी तरीके से ले सकते हैं, जैसे कि अक्सर हम अपनी जो स्ट्रीट फूड है वहाँ पर देखते हैं इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन दूसरी जगह एक व्यक्ति बिल्कुल हाइजीन तरीके से खाना बना रहा है और ग्लव्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल पंखे के सामने बैठकर आसानी से और स्वच्छता पूर्वक चीज़ों को बना रहा है। और जो चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी साफ़ है, जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी साफ़ है। गर्मी का वहाँ पर गर्मी अगर है तो पंखा है, पंखे से ये होगा कि उसको पसीने नहीं आएंगे और पसीने नहीं आएंगे तो पसीने उसके खाने में नहीं जाएंगे। साथ ही ग्लव्स को पहने हुए है, जो बर्तन वो इस्तेमाल कर रहा है वो भी साफ़ सुथरे स्वच्छ हैं एकदम, और एकदम सभी चीज़ें चमक रही हैं अच्छे से, क्लियरली सभी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। तो अब आप मुझे बताइए, आप किधर की तरफ जाना चाहोगे, ए में या बी में? रेस्टोरेंट ए में या बी में? और दोनों में जो प्राइस है, जो खाने का मूल्य है वो सेम है। तो आप बिल्कुल और एकदम मुझे 100% श्योर है आप इधर जाओगे बी में, क्योंकि स्वच्छता कहीं ना कहीं मनुष्य की विचारधारा पर बहुत अच्छा सा प्रभाव डालती है। और जो व्यक्ति स्वच्छ रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, उनको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। उसके बाद है रोज़गार के नए अवसर होते हैं। जो लोग स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे, उन्हें रोज़गार भी मिलते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया, एक रोज़गार के अवसर में ही आप ले सकते हो। इससे रोज़गार मिला है इस व्यक्ति को। इसके अगर 100 दिन में कस्टमर आए दोनों के पास, दोनों इसके पास गलती से 20 कस्टमर जाएंगे सिर्फ, लेकिन 80 कस्टमर इस पर ही आएंगे। ठीक है, ये तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, लगभग 90% जो कस्टमर होंगे वो इसी पर आएंगे, क्योंकि लोग स्वच्छता को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, तो ये रोजगार के अवसर हुए। उसके बाद विवाह संबंधी विचारों में बदलाव होता है। शिक्षा व अन्य माध्यमों से विचारों में परिवर्तन होता है। लोगों की मानसिकता में सुधार होता है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं, वो जो है आपस में रिश्ते स्थापित करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यानी मतलब जो रिश्तेदार होते हैं वो कहीं ना कहीं वो भी ये देखते हैं कि व्यक्ति कैसे हैं, किस तरह के हैं, किस तरीके का उनका जीवन है, खान पान है, स्वच्छता कहीं ना कहीं देखते हैं। जब रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं तो वो भी देखते हैं, हम किसी के घर पर जाते हैं तो वो भी देखते हैं। तो ऐसे में वैवाहिक संबंध हो या कोई अलग से मतलब रिश्तेदारी हो, उसमें भी लोग देखते हैं कि स्वच्छता कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, एक महत्वपूर्ण घटक है जीवन का हमारे। व्यावसायिक कोटि में परिवर्तन। भारत में सभी को व्यवसाय चुनने का स्वतंत्र अधिकार है। बीते समय में दलित पिछड़े जाति के लोगों को शौचालय व स्वच्छता के कार्य क्रियान्वित करने पड़ते थे। समाज के द्वारा रची गई यह व्यवसायिक कोटि परिवर्तनीय कोटि थी। समानांतर समय के साथ साथ समय में अंतर आया तो शौचालय कर्मियों ने पुनर्वास व उद्धार का अभियान प्रारंभ किया। आधुनिक शौचालय के विकास ने उन लोगों को व्यवसाय चयन करने का मौका दिया। यानी धीरे धीरे अब उनका जो व्यवसाय चयन करने का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ गया है और अब वो विभिन्न विभागों में काम करने जा रहे हैं। ऐसे नहीं, पहले ऐसा होता था कि जो दलित और पिछड़े लोग होते वही साफ सफाई करते थे। जो अमीर लोग होते थे, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, वो गंदगी फैलाते थे। और साफ कौन करता था? जो पिछड़ी जाति के और निम्न कोटि के जो लोग होते थे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता और जागरूकता बढ़ी है और अब सब लोग अपनी अपनी स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। उसके बाद ग्रामीण समूहों के स्वरूप का परिवर्तन बदला है। ग्रामीण समूहों की रूढ़िवादी जो मान्यताएं थी उनमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। जो लोग
पहले आपने भी सुना होगा, गांव में जो लोग घर में शौचालय नहीं बनाना पसंद करते थे, क्योंकि वो मानते थे कि घर में अगर शौचालय बनाएंगे तो यहीं पर हम पाठ पूजा करते हैं या उपासना करते हैं, जिस तरह की भी मानते हैं, साथ ही जहाँ पर हम रहते हैं खाना बनाते हैं, और यहीं पर अगर हम शौचालय बनाएंगे घर में तो वो सही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ रहा है, सबकी मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है, और जो रूढ़िवादी धारणाएँ थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही हैं। अब लोग घर पर ही अपना शौचालय बनवाने में कहीं ना कहीं सक्षम हैं और बनवा रहे हैं खुशी खुशी। उसके बाद जन आरोग्य में क्षेत्र में परिवर्तन आया है। लोगों में बीमारियां कहीं ना कहीं अब कम हो गई हैं। जो छोटी छोटी बीमारियां फैल जाती थी गंदगी के कारण, अब वो नहीं फैलती, क्योंकि गंदगी उस स्तर की नहीं है अब। उसके बाद शौचालय एवं सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं इससे बढ़ती है। सामाजिक कॉन्फिडेंस वो व्यक्ति में बढ़ता है। और स्थानांतरण पर नियंत्रण, विविध कारणों से जो लोग कहीं ना कहीं गंदे इलाकों में नहीं रहना पसंद करते थे, और कूड़े करकट के इलाकों में जहाँ गंदगी ज़्यादा होती थी वहाँ नहीं पसंद करते, तो ऐसे में उन क्षेत्रों में विकास हुआ, और अब जो है नियमित रूप से वहाँ से कूड़ा करकट उठाने की जो व्यवस्था है सरकार ने बनाई है। और ऐसे में शौचालय की भी वहाँ पर साफ़ सफाई होने लगी है नियमित रूप से। तो ऐसे में अब लोग वहाँ से छोड़कर अपना घर दूसरी जगह जाने का जो इरादा है वो नहीं करते। ठीक है। इसी तरीके से स्त्रियों के दर्जे में परिवर्तन है। ग्रामीण प्रांतों में शौचालय के उपयोग के संदर्भ में स्त्री कमज़ोर रही हैं। खुले में शौचालय करने वाले विविध जन समूहों के साथ स्त्रियों भी कार्य करती थी। गृह सफाई यानी पहले क्या था, जो निम्न स्तर के लोग होते थे, जो पिछड़े लोग होते थे, उनका काम था, मैंने ऊपर बताया आपको कि वो ज़्यादातर लोग सफाई करते थे, तो उनकी महिलाएं भी सफाई करती। तो अब ऐसा नहीं है। अब स्त्रियों के जो दर्जा है उसमें भी परिवर्तन आया है, उनका दर्जा बढ़ा है। अब विभिन्न विभागों में वो काम कर सकती हैं। नए कानून कहीं ना कहीं हमें देखने को सरकार की तरफ से मिलते ही हैं। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार देखना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर हम बढ़ते हैं। आई होप कि इतना आप समझ गए होंगे, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, जल जनित रोग से हमें सावधानियां किस प्रकार बरतनी चाहिए। यानी जल जनित जो ऐसे रोग हैं जो जल के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जल प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उनसे हमें सावधानियां कैसे बरतनी चाहिए, किस किस तरह की सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। जल या पानी अनेक अर्थों में जीवन दाता है, यानी हमें जीवन देता है, जीवन दाता है हमारे लिए। ठीक है। इसलिए वहाँ कहाँ भी गया, इसलिए ये भी कहा गया है कि जल ही जीवन है। मनुष्य ही नहीं, जल का उपयोग सभी प्राणी करते हैं, सभी जीव करते हैं, सभी के लिए अनिवार्य है। पेड़ पौधे वनस्पति जगत के साथ कृषि फसलों की सिंचाई के लिए आवश्यक है। यह उन 5 तत्वों में से एक है जिन्हें हमारे शरीर की रचना हुई है, जिनसे मन, वाणी, शु और श्रोत तथा आत्मा को तृप्त करता है। इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। शरीर में इसकी कमी से हमें प्यास महसूस होती है। इससे पानी शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए हमारी जो पानी है हमारे शरीर का संतुलन है वो भी बैलेंस्ड रखता है, और यह हमारे जीवन का आधार है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट है कि जल अस्तित्व के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका शुद्ध साफ होना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध और साफ जल का मतलब है मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अशुद्धियों और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए जल। ठीक है। यानी जल जो है शुद्ध, जल की शुद्धता का पता मतलब माप जब भी कह सकते हैं किसी एक जल को शुद्ध, जब उसमें जो हानिकारक अशुद्धियाँ हैं, जो हानिकारक पार्टिकल्स हैं, रोग हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो और जल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, साफ़ सुथरा हो। ठीक है। रोगाणु, जहरीली पदार्थों, अनावश्यक मात्रा में लवणों से युक्त पानी अनेक रोगों में को जन्म देता है। विश्व भर में 80% से अधिक बीमारियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रदूषित पानी का ही हाथ होता है। यानी 80% जो बीमारियां हैं दुनिया में वो लगभग पानी से ही उत्पन्न होती हैं, पानी के प्रदूषण के कारण ही उत्पन्न होती हैं। प्रति घंटे पूरी दुनिया में लगभग 1000 बच्चों की मृत्यु इसी से होती है, अतिसार से होती है, जो कि इसी के कारण पैदा की गई एक बीमारी है। और इसी में अगर आप आगे देखें तो, लेकिन आज की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। शहरों में बढ़ती हुई आबादी के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले मल मूत्र, कूड़े करकट को पाइपलाइन अथवा नालों के जरिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है और साथ ही नदियों में बहाया जाता है, तो आप इसके देख सकते हैं कितनी चिंता में, मतलब कितना चिंताजनक ये मुद्दा है कि गवर्नमेंट इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही है। अगर ले रही है तो बहुत ही स्लो है। ठीक है।
तो नदियों एवं अन्य सतही जल को प्रदूषित किया जा रहा है इस तरीके से विभिन्न कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के द्वारा। इसी प्रकार विकास के नाम पर कल कारखाने जो हैं, छोटे बड़े उद्योगों द्वारा भी निकले बहिस्राव, यानी जो प्रदूषित पानी है, जो लिक्विड है प्रदूषित उनका, वो कहीं ना कहीं जल प्रदूषण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जहाँ भूमिगत एवं पक्के सीवर नालियों की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर टूटे गए दरार युक्त अथवा जो कचरे से भरे भूमिगत नाले हैं वो कहीं ना कहीं वहाँ पर चलते हैं, और जब वो ऐसे में चलते हैं तो उनसे रिस कर पानी ज़मीन में जाता है, और ज़मीन से पानी हमें पता है नल के द्वारा या समरसेबल के द्वारा, ट्यूबवेल के द्वारा ऊपर हम खींचते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जल हमें नुकसान पहुँचाता है। कैसी विडंबना है कि हम ऐसी महत्वपूर्ण जीवनदायी जल को, ऐसे महत्वपूर्ण जीवनदायी जल को प्रगति एवं विकास की अंधी दौड़ में रोककर रोग कारक बना रहे हैं, यानी रोग का एक जरिया बना रहे हैं। जब एक निश्चित मात्रा के ऊपर इसमें रोग संवाहक तत्व, विषैली रसायन, सूक्ष्म जीवाणु या किसी प्रकार की गंदगी, अशुद्धि आ जाती है तो ये जल हानिकारक हो जाता है, मनुष्य के लिए भी और सभी जीवों के लिए भी। दूषित जल के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को सर्वाधिक हानि पहुंची है, और इसके आधार पर दूषित जल जनक रोगों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। अगर बात की जाए तो प्रदूषित जल से रोगजनक जीवों से उत्पन्न रोग, विषाणु और यहाँ पर देखिए सीधा मैं आपको सीधा मतलब बताता हूँ, आपने ऊपर पढ़ा उसको समझ गए होंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ बीमारियों के नाम बताए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा उलट पलट ऐसे पॉइंटों में बांट देगा, इतना पॉइंट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको लगता है, और मैं बता भी देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट बीमारियाँ हैं जो पानी के कारण होती हैं, पानी के प्रदूषण के कारण होती हैं, तो वो आपको याद रखनी है। एक तो पोलिया है, ठीक है, पोलिया है, और चेचक याद रखिएगा आप, अतीसर याद रखिएगा जैसे अभी ऊपर हमने पढ़ा, पेचिस, और बुखार आप याद रखिएगा, हेजा, और इसमें आप याद रखिएगा क्षय रोग एक आप याद रखिएगा, पायरिया, पेचिस आपको मैंने ऊपर भी बताया, और मलेरिया यहाँ पर आप याद रखिएगा, और जियार्डियोसिस जो एक बीमारी है, कहीं ना कहीं ये आपको 8-10 बीमारी याद रखनी है। अगर जल प्रदूषण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आता है तो आपको वहाँ पर इसको फिट कर देना है, ठीक है। इतना बहुत है, इसको याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो मैंने चीज़ें बताई उसको याद रखिएगा, बाकी जल प्रदूषण पर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। साफ सुरक्षित जल किस तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ पर अगर बातचीत करें, अतः सभी प्रकार के जल प्रदूषण से बचने के लिए आवश्यक है कि पूरे जल प्रबंधन में जल दोहन, अनेक वितरण तथा प्रयोग के बाद जल प्रवाहन की जो समुचित व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं सही करना चाहिए। जल का जो प्रवाह है उसको नियमित करना चाहिए, और जो प्रदूषण युक्त जल जहाँ से आ रहा है उस पर बैन लगाना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए, उसकी निकासी की व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी चाहिए। नदी, झरनों और नहरों के पानी को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए। इसके लिए घरेलू और कल कारखानों में अपशिष्ट पदार्थों को जल स्रोतों में निकलने से पहले भली भांति नष्ट कर देना चाहिए। यानी जो ऐसे पदार्थ हैं जो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज से निकलते हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से निकलकर वो प्रदूषण फैलाते हैं पानी में, नहरों में, नदियों में, तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि अंदर ही फ़िल्टर कर जो उनके ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हैं उनके अंदर, उनको वहीं फ़िल्टर करके रोक ले जाए, उनको फिर और कहीं डाला जाए या नष्ट कर दिया जाए, ठीक है। इस तरह की चीज़ इसमें होनी चाहिए। बाकी और कुछ इसमें नहीं है, इतना था हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो इतना बहुत है, इतने से आप बहुत कुछ बनाकर लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। अगला जो क्वेश्चन है वो है संक्रामक जो रोग होते हैं उनसे बचने के उपाय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग किसी को भी और कभी भी हो सकते हैं, ये पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति हवा के माध्यम से भी फैलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, जैसे कि संक्रमण जो कोविड-19 था, ठीक है, पर्सन टू पर्सन भी फैलने लगा था, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति आने लगी। संक्रामक रोगों के फैलने से यहाँ तक कि हवा से भी फैलने लगा था। जब व्यक्ति छींकता है आसपास के एरिया में, जब उसके पार्टिकल्स जाती हैं तो वो दूसरे व्यक्ति पर पहुँच जाते हैं, और ऐसे में स्थिति कहीं ना कहीं गंभीर हो सकती थी। तो आपने देखा ये सभी चीज़ें आपके सामने हुई हैं कोविड-19 के दौरान। तो यहाँ पर इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। संक्रामक रोगों के फैलने का सबसे अनुकूल मौसम है
वर्षा का मौसम और ठंडा मौसम, ठीक है। इस समय हर तरफ सड़न व सीलन होती है, इसलिए रोगाणु विषाणु खूब पनपते हैं। आदमी मौसम की मार से काफ़ी त्रस्त होता है। नहीं देखिए आप वर्षा के मौसम में आपने भी देखा होगा स्मेल सी आने लगती है, तो चीज़ें सड़ने गलने लगती हैं, और ऐसे में जो रोगाणु होते हैं, जो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रोग को फैलाते हैं, वो बहुत खूब मात्रा में अच्छे से पनपते हैं, फलते फूलते हैं और बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो कहीं ना कहीं बीमारी फैलने की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आदमी मौसम की मार से काफ़ी त्रस्त होता है, इसलिए शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कुछ कम हो जाती है। यानी पहले ही जब मौसम ऐसा आता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति कमज़ोर पड़ने लगता है, और ऐसे में जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इम्यून सिस्टम जो है उसका, इम्यूनिटी पावर जो है उसकी, इम्यूनिटी वो घट जाती है। ऐसे में रोगाणु विषाणु के हमले का वह शीघ्र ही शिकार हो जाता है। अगर हम सावधानी बरतें तो काफ़ी हद तक इनसे बचा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ उपाय जिनसे हम बच सकते हैं, जिनके माध्यम से। एक तो जब शरीर मजबूत होगा तो रक्षात्मक शक्ति भी अधिक होगी, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो अधिक होगी, और रोगाणु शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसलिए हमें स्वस्थ और बेहतर रहना चाहिए, पोषण पर जोर देना चाहिए, खान पान पर ध्यान देना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये चीज़ें हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं, मजबूत करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी खूब पिएं, लेकिन स्वच्छ पिएं। जो पानी हम पी रहे हैं उसका ध्यान रखें कि स्वच्छ हो, और खूब भरपूर मात्रा में पानी पिएं। कुछ संक्रामक रोग जैसे दस्त, पेचिश, हैजा, मियादी बुखार, पीलिया तथा पोलिया अशुद्ध पानी के द्वारा होते हैं। तो कोशिश करें और पूरी ध्यान रखें इसका, कोशिश ही नहीं पूरा इसका ध्यान रखें, और श्योर रहें कि हमेशा स्वच्छ पानी पिएं, ठीक है। सेब, अनार, संतरा, पपीता, केला आदि ताज़े फल खाने चाहिए। गाजर, मटर, लोबिया और मूंग की दाल, गोश्त, चिकन सूप तथा मछली भी खानी चाहिए। इनसे आपको विटामिन ए, सी, ई, जिंक, आयरन और आयोडीन, सेलेनियम, प्रोटीन आदि मिलते रहेंगे पर्याप्त मात्रा में, जो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। दूध पीने से कैल्शियम और विटामिन डी की पूर्ति होती है, किंतु रात को सोते समय न पिएं, क्योंकि मुंह में उपस्थित रोगाणु रात में पनपते हैं और पायरिया रोग उत्पन्न कर सकते हैं। दूध रात को पिएं तो दूध पीकर ठीक से अच्छे से तरीके से या तो ब्रश कर लें या कुल्ली कर लें। दही खाइए, इसमें लैक्टोबेसिलाई आंतों में पहुंचकर रक्षा का कार्य करता है। एक पदार्थ होता है जो कि हमारे आंतों में पहुंच जाता है और वो हमारी आंतों की रक्षा करता है। किसमें होता है? वो दही में। तो दही का हमेशा याद रखें। ख़ासकर दोपहर के खाने में दही का इस्तेमाल करें। शहद और नींबू का रस मिलाकर पिएं, ताजगी आएगी और बलगम भी साफ़ होगा। और इसी तरीके की बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। बाकी समय पर भोजन करें, भोजन करने से पहले हाथ धोएं। ये सब प्रिकॉशंस हैं जो आपको ये खाने से पहले के कुछ नियम हैं जो आपको अपनाने चाहिए, जैसे हाथ धोकर खाएं हमेशा, और जो पानी है वो सही और साफ़ सुथरा पिएं, इसका याद रखें। खड़े होकर पानी ना पिएं, और जो खाना है वो जल्दी जल्दी ना खाएं, आराम आराम से खाएं, चबा कर खाएं। ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से और नियमित रूप से आपको स्वस्थ रखने में कारगर होंगी। हल्की कसरत करें डेली, और नियमित रूप से दांतों की मसूड़ों की सफाई करें। टीकाकरण और खसरा, गम्स तथा जर्मन खसरा के लिए MMR का टीका लगवाएं, ठीक है। इसी तरीके से और भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप देख लीजिएगा। बाकी और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी लगभग इसमें 7 से 8 चीज़ें, 7 से 8 पॉइंट, 8 से 10 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो 8 से 10 पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। माँ के दूध से वंचित बच्चों में दस्त, खसरा, बुखार, निमोनिया, कुपोषण आदि होते हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, माँ होती हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को जो दूध है वो पर्याप्त मात्रा में बच्चों को पियाएं। कोशिश ऐसा ना हो कि वो कोशिश कर रही हैं कि बाहर का दूध बच्चा पी ले, जल्दी से जल्दी उसको लत लग जाए बाहर की, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध उसे मिलना चाहिए, जो कि डॉक्टर सुझाते हैं। जितनी अवधि तक उतनी अवधि तक तो मिलना ही चाहिए। उसके बाद मक्खियों को कीटनाशक पदार्थ छिड़क कर मार दें, क्योंकि ये कई तरह के संक्रामक रोग फैलाती हैं, जैसे दस्त, हैजा, टाइफाइड, पोलिया। मक्खियाँ भी यहाँ पर ध्यान रखें, टाइफाइड जो है मक्खियों के द्वारा भी फैलता है, ठीक है, मक्खियों के द्वारा, मच्छरों के द्वारा। तो इन्हें कहीं ना कहीं कीटनाशक के द्वारा, उनके छिड़काव के द्वारा उन्हें मार दें। और
चलिए इतना बहुत है इसमें। टीबी के मरीज इधर उधर न थूकें, जो बीमार लोग हैं वो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके अलावा कुछ संक्रामक रोग प्लेग जैसे खसरा, मलका, फलका माता, ज़ुकाम, फ्लू, आई फ्लू और मम्प्स, फेफड़े फोड़े, फुंसी आदि भी एक व्यक्ति से दूसरे को हो सकते हैं, तो इसका ध्यान रखें। उन लोगों के ज़्यादा संपर्क में ना आएं या उनसे ज़्यादा संपर्क न बनाएं। साथ ही जो धूम्रपान है उसको न करें इस्तेमाल, धूम्रपान न करें। जो धूम्रपान कर रहे हैं व्यक्ति उनसे भी दूर रहें कहीं ना कहीं, क्योंकि जो लोग नहीं करते उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर वो ऐसी एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर धूम्रपान हो रहा है, धुआं हो रहा है, तो कोशिश करें कि सार्वजनिक क्षेत्र में लोगों का इसका विरोध करें। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्षेत्र में धूम्रपान कर रहा है तो ऐसे में उसको कहीं ना कहीं आपको बताना चाहिए कि ये सही नहीं है और आपको यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, प्रतिबंधित है। तो इस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखें। वीडियो देख लेते हैं एक बार। वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट का हो चुका है और मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो और लंबी हो। ये क्वेश्चन काफ़ी थे। अगली वीडियो में इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि वरिष्ठ नागरिकों को होने वाली आम जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको कैसे दूर करें, उनकी अपनी राय इसमें व्यक्त करनी है। तो ये क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। इसको जो गेस्ट पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िलहाल, इसको अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद एक और गेस्ट पेपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के साथ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और जो भी आपके मन में है वो सीधे बताएं कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अच्छी बताएं, बुरी लगी है, अगर आपको पसंद नहीं आई या आपको समझ नहीं आई, तो जो भी प्रॉब्लम है आपको हमें सजेस्ट करनी चाहिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता लगेगा जब मुझे गलती पता चलेगी मेरी, तभी उसमें सुधार होगा, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है समझाने में तो उसको आप बताइएगा। बाकी कंटेंट किस तरीके का है और किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ उसको आपको वो पसंद आया नहीं, वो सभी चीज़ें आप सजेस्ट कर सकते हो, फीडबैक दे सकते हो अपना कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको कल 1-2 दिन में या एग्ज़ाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूँगा मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।